नमस्कार चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। बहुत ठंड है, फिर भी मैंने सोचा मित्रों आप लोगों के लिए कुछ और एक वीडियो बना लूँ। तो ये जो कहानी है जिसने लिखी है उसके मुंह पर मैं मुँह से कही गई कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि एक अखबार वाला प्रातः काल लगभग 5 बजे जिस समय वह अखबार देने आता था उस समय मैं उसको अपने मकान की गैलरी में टहलता हुआ मिल जाता था। अतः वह मेरे आवास के मुख्य द्वार के सामने चलती साइकिल से निकलती हुई मेरे आवास में अखबार फेंकता और मुझको नमस्ते डॉक्टर साहब वाक्य से अभिवादन करता हुआ फराटे से आगे बढ़ जाता था। क्रमशः समय बीतने के साथ मेरे सोकर उठने का समय बदल गया। 7 बजे हो गया। जब कई दिनों तक मैं उसको प्रातः नहीं दिखा तो एक रविवार को प्रातः लगभग 9 बजे वह मेरा कुशल क्षेम लेने मेरे आवास पर आ गया। जब उसको ज्ञात हुआ कि घर में सब कुशल मंगल हैं, मैं बस यूं ही देर से उठने लगा था। वह बड़े सविनय भाव से हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब एक बात कहूँ। उसने कहा कि मैंने कहा बोलो। वह बोला, आप सुबह तड़के सोकर जगने की अपनी इतनी अच्छी आदत को क्यों बदल रहे हैं? आपके लिए ही मैं सुबह तड़के विधानसभा मार्ग से अखबार उठाकर और फिर बहुत तेज़ी से साइकिल चलाकर आप तक अपना पहला अखबार देने आता हूँ। सोचता हूँ कि आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने विश्वास से पूछा, और आप विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर आते हो? हाँ साहब, सबसे पहला वितरण वहीं से प्रारंभ होता है, उसने उत्तर दिया। तो फिर तुम जगते कितने बजे हो? 2:30 बजे। फिर 3:30 तक वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर मैंने पूछा, फिर लगभग 7 बजे अखबार बांट कर घर वापस जाकर सो जाता हूँ। फिर 10 बजे कार्यालय। अब बच्चों को बड़ा करने के लिए सब तो करना ही होता है। मैं कुछ पलों तक उसकी ओर देखता रह गया और फिर बोला, ठीक, तुम्हारे बहुमूल्य सुझाव को ध्यान में रखूंगा। घटना को लगभग 15 वर्ष बीत गए। एक दिन प्रातः 9 बजे के लगभग वह मेरे आवास पर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला कि डॉक्टर साहब, बिटिया का विवाह है, आपको सपरिवार आना है। निमंत्रण पत्र के आवरण में अभिलेखित सामग्री को मैंने सर निगाह से जो पढ़ा तो संकेत मिला कि किसी डॉक्टर लड़की का किसी डॉक्टर लड़के से परिणय का निमंत्रण था। तो जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारी लड़की? उसने भी जाने में मेरे एक प्रश्न का क्या अर्थ निकाल लिया कि विस्मय के साथ बोला, कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरी ही बेटी हैं। मैंने अपने को संभालते हुए और कुछ अपनी जेब को मिटाते हुए बोला, नहीं, मेरा तात्पर्य कि अपनी लड़की को तुम डॉक्टर बना सके, इसी प्रसन्नता में वैसा कहा। हाँ सर जी, लड़की ने मेकाहारा से MBBS किया है और उसके होने वाला पति भी वहीं से MD है। और सर जी, मेरा लड़का इंजीनियर के अंतिम वर्ष का छात्र है। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा सोच रहा था कि उससे अंदर जाकर बैठने को कहूँ न कहूँ कि वह स्वयं बोला, अच्छा सर जी, अब चलता हूँ, अभी और कई कार्ड बांटने हैं, आप लोग आइएगा अवश्य। मैंने भी फिर सोचा आज अचानक अंदर बैठने को कहने का आग्रह मात्र छलावा ही होगा, अतः औपचारिक नमस्ते कहकर मैंने उसे विदाई दे दी। उस घटना के 2 वर्षों के बाद जब वह मेरे आवास पर आया तो ज्ञात हुआ कि उसका बेटा जर्मनी में कहीं कार्यरत था। उत्सुकतावश मैंने उससे प्रश्न कर डाला कि आखिर उसने अपनी सीमित आय में रहकर अपने बच्चों को वैसी उच्च शिक्षा कैसे दे डाली। तो उसने कहा कि सर जी, उसकी बड़ी लंबी कथा है, फिर भी कुछ आपको बताए देता हूँ। अखबार नौकरी के अतिरिक्त भी मैं खाली समय में कुछ न कुछ कमा लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पर इतना कड़ा अंकुश कि भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार में बची खुची कद्दू, लौकी, बैगन जैसी मौसमी सस्ती मद्दी सब्जी को ही खरीद कर घर पर
लाकर बनाई जाती थी। एक दिन मेरा लड़का पड़ोसी गई थाली की सामग्री देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, ये क्या रोज बस वही कद्दू, बैगन, लौकी, तरोई जैसी निरस सब्जी, रूखा सूखा खाना। उब गया हूँ उसे खाते खाते। अपने मित्रों के घर जाता हूँ तो वहाँ मटर, पनीर, कोफ्ते, दम आलू आदि, और यहाँ की बस क्या कहूँ। मैं सब कुछ सुन रहा था तो रहा न गया और मैं बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी और देखा और फिर बोला, पहले आंसू पोंछ लो फिर आगे कुछ कहूँ। मेरे ऐसा कहने पर उसने अपने आंसू स्वयं पोंछ लिए। फिर मैं बोला, बेटा सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी, और फिर अपनी थाली देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाए। इस रुखी सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ, इसका अनादर मत कर। इसमें जो कुछ भी परोसा गया है उसे मुस्कुरा कर खा ले। उसने फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो कुछ भी परोसा गया था खा लिया। उसके बाद से मेरे किसी बच्चे ने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं रखी। डॉक्टर साहब, आज का दिन बच्चों के उसी त्याग का परिणाम है। उसकी बातों को मैं तन्मयता से साथ चुपचाप सुनता रहा। आज जब मैं यह संस्मरण लिख रहा हूँ तो यह भी सोच रहा हूँ कि आज के बच्चों की कैसी विकृत मानसिकता है कि वे अपने अभिभावकों की हैसियत पर दृष्टि डाले बिना उन पर उटक पटांग मांगे का दबाव डालते रहते हैं। तो ये जो कहानी मैंने पढ़ी, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए एक सोचने की बात है। अगर देश में संसद में बैठे लोग यही समझे कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ वो गरीबों की थाली में मुझे देखकर करना चाहिए। आज संसद की कैंटीन में जो सस्ते में मिल रहा है वो क्या इन लोगों का है? इन लोगों की कमाई से ये क्या मुखिया, कभी देश के मुखिया, क्या कभी उसने कोई नौकरी की है? कोई प्रश्न नहीं पूछता, सब डर गए हैं। किसी ने पूछा कि क्या आपकी कोई फैक्ट्री थी? जवाब नहीं होगा। जो इंसान खुद की डिग्री का जवाब नहीं दे सकता है वो देश के बच्चों के भविष्य के लिए क्या सोच सकते हैं? जो इंसान अपने कुटुंब के साथ नहीं रहा, कुटुंब को त्याग कर चला गया, वो लोग, वो साधु संत, वो लोग, वो मुखिया, उसे क्या पता कि कुटुंब भावना क्या होती है, समाज क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं। जिन लोगों को जिसका थोड़ा भी अनुभव नहीं है वो लोग समाज को ज्ञान देने की बात करते हैं। धर्मगुरु बैठकर भागवत कथा करते हैं, लेकिन वो खुद कितना अनुकरण करते हैं वो कभी किसी ने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं। लाखों करोड़ों रुपया आज वो कथाकारों आश्रम बनाकर जो उसमें नाम, कभी कभी कितना गलत काम करते हैं। मैंने कितने वीडियो अभी मेरे पर आए, मैंने देखा कितने साधु संतों का वीडियो जो वे विचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, गलत काम करते हैं। तब मुझे दर्द होता है कि क्या ये धर्म, ये मंदिरें, ये पुजारी, ये राजकारणी क्या प्रजा की सेवा के लिए है? क्या उन 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 लोगों से लोग क्या सीखेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे? जो राजकारणी स्त्री हो तो अपने पति को नहीं रखती हैं, पति हो, इंसान हो, पुरुष हो तो अपनी पत्नी और कुटुंब को नहीं रखते हैं। कितनी औरतों के साथ व्यभिचार करते हैं। वो क्या देश की औरतों की सम्मान कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं? जो खुद धर्म के वाड़ों में देश को बांटता हो वो राजकारणी क्या देश को बिन सांप्रदायिक बना सकता है? सोचने की बात आप लोगों को है, समझने की बात आप लोगों को है। अगर माँ बाप जिस बच्चों को कड़ी मेहनत करके
आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, उसका करियर बनाते हैं, अगर उस माँ बाप को आज अच्छी तरह रखेंगे नहीं, उनको समझे नहीं, उसका इंसल्ट करेंगे, उसका अपमान करेंगे, तो शायद अगर आप ईश्वर में मानते हो तो ईश्वर कभी आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। सोचो, सबसे बड़ा दुनिया में जो भगवान है वो माँ बाप हैं। माँ बाप के ऊपर कभी कोई भगवान नहीं हो सकता। वही तो मेरा मंदिर है, घर तो मेरा मंदिर है। जिस घर में तुम बड़े हुए, जिस माँ बाप ने तुमको पाला पोसा बड़ा किया, और आपके लिए जिन माँ बाप ने कुर्बानी दी, उस माँ बाप को भगवान से ऊपर समझो। अगर आप उसको सुख नहीं दे सकते तो दुख तो देने का आपको कोई अधिकार ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। आज बहुत कुछ कह दिया आपको, क्षमा करना अगर मैं गलत हूँ।